वेलकम टू सिविल कोर आईएएस। तो कल की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक डिस्कस कर लिए थे। आज हम 31 से लेकर 31 से लेकर 45 तक डिस्कस करेंगे। एक दिन में 15 क्वेश्चन हमें डिस्कस करनी है, तो हम टारगेट के हिसाब से आज हमारा 31 से लेकर 45 तक क्वेश्चन डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 31, सारभूत रूप से विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। विधि की सम्यक प्रक्रिया, सारभूत का मतलब होता है मूलभूत, वास्तविक। ये रहा सारभूत, मूल, वास्तविक या मूलभूत होता है, एसेंशियल, फंडामेंटल या रियल सब्सटेंसेस। अभी कह रहा है विधि की सम्यक प्रक्रिया का अभिप्राय क्या है। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति, विधि के समक्ष समता। तो हमारा ऑप्शन आंसर ए है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत। अब देखते हैं क्या है नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत और विधि द्वारा स्थापित पद्धति। ये दोनों आर्टिकल 21 से रिलेटेड है। विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति और विधि के समक्ष समता, ये दोनों आर्टिकल 14 से रिलेटेड है। अब देखते हैं इसको कैसे। ये रहा हमारा आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया गया है। जो विधि का शासन, डायसी की एक थ्योरी है, रूल ऑफ लॉ यानी विधि के शासन। इसका मतलब होता है कानून के नज़र में सभी व्यक्ति एक समान है। कैसे, तो बताते हैं। निगेटिव है, यानी किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार देने से निषेध करता है, भेदभाव नहीं करता है, इसीलिए इसे नकारात्मक अवधारणा कहा जाता है। यानी कोई भी कानून तोड़ता है तो उसे बराबर दंड मिलेगा। किसी विशेष के पक्ष में कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। चाहे अगर कोई कमज़ोर हो, अगर उसके पक्ष में भेदभाव करने से अगर उसे फ़ायदा हो रहा है या सकारात्मकता मिल रहा है, तो भी ये भेदभाव की मनाही करता है। यह ब्रिटेन से लिया गया है, जिसको इक्वलिटी बिफोर लॉ कहा जाता है। ये डायसी की थ्योरी पे आधारित है, विधि का शासन यानी द रूल ऑफ लॉ। उसके तुलना में विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति या विधियों का समान संरक्षण, ये यूएसए से लिया गया हुआ है। ठीक। इसका मतलब होता है कि यदि समान परिस्थिति हो तो समान सुरक्षा व लाभ, यदि एक समान परिस्थिति न हो तो भेदभाव किया जा सकता है। यानी ये सकारात्मक अवधारणा है। मीन्स किसी विशेष वंचित वर्ग के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है अगर वह उसके हकदार है तो, चाहे विशेषाधिकार का प्रावधान हो या न्यायोचित। इसे न्यायोचित भेदभाव कहते हैं। यानी वंचित वर्गों को आरक्षण एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं। यानी आर्टिकल 14 में दो आया, एक विधि के समक्ष समता और दूसरा है विधियों का समान संरक्षण। एक है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी प्रोसीजर बाई लॉ। तो ये कह रहा है विधि का समक्ष समता कि किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के लिए बराबर प्रक्रिया है, बराबर दंड मिलेगा। कोई भी अगर वंचित वर्ग भी है, अगर उसका फ़ायदा भी है भेदभाव करने से, तो भी उसके लिए नहीं किया जाएगा। इसीलिए इसे नकारात्मक, निगेटिव कॉन्सेप्ट कहा जाता है। ब्रिटेन का जो है डायसी की जो रूल है, विधि का शासन। यूएसए का है विधियों का समान संरक्षण, यानी विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति। अगर कोई वंचित वर्ग है, उसके पक्ष में अगर उससे भेदभाव, उसके पक्ष में भेदभाव करने से अगर उसे फ़ायदा मिलता है तो किया जा सकता है भेदभाव। ठीक। अब है आर्टिकल 21, मेनका गांधी केस में 1978 में ये प्रोसीजर लाया गया था कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या, ये देखते हैं। एक है कानून की उचित प्रक्रिया, यानी विधि की नियत प्रक्रिया। ये यूएसए का है। ठीक। ये कहता है न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत या नैसर्गिक न्याय होना चाहिए। मतलब कोई कानून जो सही प्रक्रिया से पारित तथा लागू हुआ और प्रभाव व उद्देश्य उचित व तर्क संगत होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ है कि कोई कानून यदि संसद द्वारा पारित की जा रही है, पार्लियामेंट द्वारा, तो वह उसकी प्रोसीजर भी सही होनी चाहिए और उसका जो पर्पस है वो भी सही होना चाहिए। ये जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये जापान से है, जापान से भारत में लिया गया। ये कहता है कि बस कानून संविधान के अकॉर्डिंग हो, उचित प्रक्रिया से पारित होना चाहिए, प्रभाव व उद्देश्य कुछ भी हो सकता है। यानी कह रहा है कि दो कानून है, एक लॉ 1, लॉ 2। ये अमेरिका का जो है कानून की उचित प्रक्रिया, ये कह रहा है कि इसकी प्रोसीजर भी सही होना चाहिए और उसका पर्पस भी सही होना चाहिए। जबकि लॉ 2 कह रहा है, जो जापान से है, जो भारत में लागू है, वो कह रहा है कि केवल इसकी प्रोसेस सही होनी चाहिए, इसका पर्पस मैटर नहीं करता है। इसीलिए अमेरिका का जो सिद्धांत है उसमें न्यायिक समीक्षा व्यापक है, जबकि जापान से जो लिया गया है, जो भारत में लागू है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, इसकी न्यायिक समीक्षा सीमित है। ये केवल लॉ को देखता है कि उचित है या अनुचित, बल्कि यूएसए वाला वो देखता है कि लॉ के साथ साथ, प्रोसीजर के साथ साथ उसका जो प्रतिफल है वो भी उचित है या अनुचित है। ठीक। तो नैसर्गिक, इसका मतलब यही हुआ नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत
यूएसए से लिया गया है, जो ये बताता है कि अगर कोई कानून पारित होता है तो पारित होने की प्रक्रिया भी सही हो और उसका प्रतिफल यानी उसका साधन साध्य भी सही होनी चाहिए। दूसरा है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये कहता है कि कानून केवल अच्छे प्रोसीजर यानी उचित प्रोसीजर से पास होनी चाहिए, उसका प्रतिफल उसका अंतिम उद्देश्य क्या है वो मैटर नहीं करता है। विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति और विधि के समक्षमता। विधि के समक्षमता इंडिया में है, ये कहता है यानी ब्रिटेन से लिया गया हुआ है कि किसी के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी को बराबर दंड दिया जाएगा किसी भी कार्यवाही के लिए। अब विधि की निष्पक्ष प्रयुक्ति कहता है कि वंचित वर्गों के पक्ष में या जो हकदार है उनके लिए भेदभाव किया जा सकता है। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं हम। सम्यक प्रक्रिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। राज्य किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता, लाइफ या लिबर्टी को तब तक नहीं छीन सकता जब तक कानून उचित, न्यायसंगत और तर्कसंगत न हो। यानी केवल कानून का पालन ही नहीं बल्कि स्वयं कानून का स्वरूप भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। मीन्स वही बात है कि प्रोसीजर के साथ साथ उसका अंतिम उद्देश्य भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं, यदि कोई कानून कहे कि बिना कारण किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है तो यह विधि सम्मत हो सकता है, पर यह सार्वभौमिक रूप से अनुचित और अन्यायपूर्ण है। मतलब कोई कानून कह रहा है कि भाई हम आपको जेल में डाल देंगे, तो ये हो सकता है कि प्रोसीजरल लॉ के हिसाब से सही है, पर उसका क्या उचित है या अनुचित है वो डिपेंड करेगा कि क्या उस पर केस है। अगर बिना केस के डालेंगे तो ये तो अनुचित होगा। वही बात हो गई रॉलेट एक्ट 1919 की, 13 अप्रैल 1919 की घटना, जिसमें रॉलेट कानून बना था कि बिना किसी को वारंट दिए, अधिसूचित किए उसे गिरफ्तार कर सकता था। इसीलिए यह ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ। अब आर्टिकल 21 का ही प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ केवल यह देखता है कि क्या संसद ने कोई कानून बनाया तो उसका प्रक्रिया का पालन हुआ है या नहीं, उसका अंतिम उद्देश्य क्या है वो मैटर नहीं करता, चाहे वह कानून कितना भी अन्यायपूर्ण क्यों ना हो। तो यही अंतर है विधि की सम्यक प्रक्रिया और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये होती है आर्टिकल 21 से रिलेटेड। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट का हम विकास देखते हैं। ए के गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ अपनाया गया था, यानी ये वाली प्रोसीजर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया अपनाई गई थी। इसका मतलब है कि इसमें केवल प्रोसीजर सही होना चाहिए, पारित करने का प्रक्रिया सही होना चाहिए, उसका अंतिम उद्देश्य सही नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। 1978 में मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून को न केवल विधि सम्मत प्रोसीजर होना चाहिए बल्कि न्याय संगत, उचित और तर्क संगत भी होना चाहिए। यानी हम नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत की ओर बढ़ गए 1978 मेनका गांधी केस में। ठीक, अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं। प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ जापान से प्रेरित है, ये पढ़े हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यूएसए से प्रेरित है। ठीक, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। भारत में दैनिक जेल प्रशासन के लिए यानी डे बाय डे जेलों का अनुरक्षण राज्य सरकारें अपने नियमों और विनियमों से करता है। अनुरक्षण का मतलब होता है मेंटेनेंस। ठीक, स्टेटमेंट 2 कह रहा है भारत में जेल का नियंत्रण जेल अधिनियम 1894 द्वारा किया जाता है, जिससे जेल का विषय जो है स्पष्ट रूप से प्रांतीय सरकारों के नियंत्रण में है, यानी राज्य सूची का विषय है, ये कह रहा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड है। अगर ये सही होगा तो ये इसकी व्याख्या करता होगा, क्यों? क्योंकि राज्य सरकारें अपने नियमों और नियमों से ही जेल का अनुरक्षण करती है। तो अगर जेल अधिनियम 1894 सही है, अगर जेल राज्य सूची का विषय है तो ऑब्वियसली राज्य ही उसकी देखभाल करेगा। तो देखते हैं ऐतिहासिक इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। 1894 जेल अधिनियम पारित किया गया। यह आज भी भारत में जेल प्रशासन का विधिक ढांचा है, जो 1894 में पारित किया गया था आज तक वही है। 1919 और 1920 में भारतीय जेल सुधार समिति गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष थे साइमन। अब इन्होंने जेल सुधारों की सिफारिश की, जैसे सुधार पर बल, दंड ज़्यादा नहीं देना। 1935 में क्या हुआ कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो है जेल को प्रांतीय विषय घोषित कर दिया गया। प्रांतीय विषय, क्योंकि हमें याद है, हम पढ़े होंगे कि भारत शासन अधिनियम 1935 में वहाँ संघ सूची लाया गया था, संघीय ढांचा, उसमें विषयों को दो भागों में बांटा गया था, एक ये संघ सूची और दूसरा राज्य सूची, और जो बचा हुआ था समवर्ती सूची वो भी था, और जो बचा हुआ वो था अवशिष्ट शक्ति। ठीक, तो वो 1935 के अधिनियम में लाया गया था। अब ये 1950 में कह रहा है स्वतंत्र भारत के संविधान में जेल, सुधारगृह, कैदी, न्यायिक प्रक्रिया को राज्य सूची एंट्री 4 में रखा गया है, प्रवेश 4 में, एंट्री 4 में। तो उपरोक्त में से कितने कथन सही है, या कौन सा एक सही है? तो हमारा दूसरा भी सही है, पहला भी सही है, और दूसरा पहले का व्याख्या करता है।
यानी 1894 जो है यह भारत का मुख्य जेल कानून है। इस अधिनियम में कैदियों के वर्गीकरण, सुरक्षा, श्रम, भोजन, चिकित्सा अनुशासन यानी एक प्रिजनर से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है वो उस जेल अधिनियम 1894 में से मेंटेन किया जाता है उसका। ठीक, 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन किसी देश के संविधान के मुख्य प्रयोजन को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है? यानी संविधान के मुख्य प्रयोजन, किसी देश के संविधान का मुख्य आशय क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है। अब ये 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, हम इसके आंसर डिस्कस करने से पहले आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। 2014 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, संवैधानिक सरकार का अर्थ पूछ रहा है। फिर 2020 में संवैधानिक सरकार पूछ रहा है। फिर 2021 में संवैधानिक सरकार पूछ रहा है। तो अब ये पूछ रहा है संविधान के मुख्य प्रयोजन क्या होता है। तो यह आवश्यक विधियों के निर्माण के उद्देश्य का निर्धारण करता है। यानी संविधान का मुख्य प्रयोजन ये थोड़ी ना है कि आवश्यक जो विधि है उसके निर्माण का उद्देश्य करना। ठीक, दूसरा, यह राजनीतिक पदों और सरकार के सृजन को सुकर बनाता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तीसरा है, यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है। ये सही है। कैसे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। यह सामाजिक न्याय, सामाजिक समता और सामाजिक सुरक्षा को प्रतिभूत करता है। ये भी हो सकता है, पर इन दोनों में द बेस्ट ऑप्शन क्या है? सी। यह सरकार की शक्तियों को परिभाषित और सीमाबद्ध करता है, ताकि इसीलिए तो फंडामेंटल राइट्स लाया गया, ताकि जनता की, नागरिकों के अधिकार का हनन किया ना जा सके। अगर ये क्वेश्चन हम पहले पीवाईक्यू में सॉल्व कर चुके होते तो ये 2023 की क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाती। कैसे? संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में, राज्य की सत्ता के हित में, ये तो यहीं खत्म हो गया, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। नहीं, बल्कि व्यक्ति के हित में राज्य की सत्ता पर प्रतिबंध लगाता है वो। ठीक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में, हाँ, राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। ये केवल 2014 का क्वेश्चन नंबर 59 है। 2020 में क्वेश्चन नंबर 7 है, संवैधानिक सरकार वही सेम टू सेम, विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार। यानी जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाता है। ठीक, जैसे में न्यायिक समीक्षा हो गई, वो भी तो संवैधानिक सरकार का ही पर्पस है। संवैधानिक सरकार 2021 में, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, बिल्कुल नहीं। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियाँ हो, ऐसा नहीं है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियाँ हो, या कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ये ठीक है। तब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप से यह माना गया कि उसे मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत यानी ओवरकम, यानी उसे निष्प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यानी भारतीय संविधान संशोधन में 4-5 संशोधन का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें से पूछ रहा है कि किस संविधान संशोधन को यह माना जाता है कि वह भारतीय संविधान में न्यायिक व्याख्या को जो है निष्प्रभावी करने के लिए अधिनियमित किया, मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या। यूपीएससी इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा विवादास्पद है, क्योंकि पहला संशोधन 42वां, 44वां, 86वां, जबकि 25वां संविधान संशोधन 1971 भी तो है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। फिर भी इसके बारे में हम देखते हैं थोड़ा सा। अब पूछ रहा है कि कौन सा संविधान संशोधन ऐसा था जिसे संसद ने इसलिए लाया ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मूल अधिकारों की व्याख्या को निष्प्रभावी किया जा सके। इस क्वेश्चन का मीनिंग ये है। अब हम देखते हैं ये, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967, सुप्रीम कोर्ट ने कहा संसद को फंडामेंटल राइट्स में संशोधन करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे संविधान का मूल भाग है। इससे सरकार के जो है भूमि सुधार, समाजवाद और राष्ट्रीयकरण जैसे कानून अटक गए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण। इसीलिए संसद ने न्यायालय की इस व्याख्या को जो है अधिभूत यानी निष्प्रभावी करने के लिए संशोधन लाया था। ऐसा कहा जाता है कि 24वां संविधान संशोधन, 25वां संविधान संशोधन। तो इसमें तो है नहीं, पहला है, 42वां है, 44वां है, 86वां है, तो ऑप्शन, इसीलिए यूपीएससी ने इसे रिमूव कर दिया था। 24वां संविधान संशोधन 1971, 25वां 1971। संविधान में स्पष्ट किया गया कि संसद को किसी भी भाग, यहाँ तक कि मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार है। 25वें संविधान संशोधन में सुप्रीम कोर्ट ने बैंक के नेशनलाइजेशन और गोलकनाथ फैसले को अवलोकन करते हुए संपत्ति के अधिकार पर अब पूर्ण मौलिक अधिकार नहीं रहेगा, यह बता दिया। राज्य सामाजिक न्याय के लिए संपत्ति ले सकता है, यह कह दिया कि मौलिक अधिकार पूर्णतः, संपत्ति का अधिकार पूर्णतः मौलिक अधिकार नहीं। इसी के बाद में आया था इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, भारत में निम्नलिखित संगठनों या निकायों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि आयोग, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग यानी एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस,
अब इसमें से पूछ रहा है कि कितने सांविधिक निकाय है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल लॉ कमीशन और नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेडिसल कमीशन। अब देखते हैं इसमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय क्या होता है वो भी देखेंगे। एक होता है संवैधानिक, एक होता है सांविधिक और एक होता है विनियामक और फिर अर्धन्यायिक। तो अर्धन्यायिक तो सांविधिक में ही आ जाते हैं, नहीं भी आ सकते हैं पर प्रायः आ जाते हैं। तो संवैधानिक का मतलब होता है जिसका चर्चा संविधान में हो, कोई ना कोई आर्टिकल में किसी न किसी में प्रोविज़न हो जो संविधान में चर्चा हो। सांविधिक है जो संसद द्वारा पारित किया गया हो। विनियमन भी संसद द्वारा पारित किया जा सकता है या कार्यकारी द्वारा बनाया जा सकता है। अर्धन्यायिक भी संसद द्वारा या कार्यकारी, पर ये दोनों संविधानिक के अंतर ही आ जाएंगे। तो संविधानिक और सांविधिक दोनों में अंतर है। संविधानिक जिसका चर्चा संविधान में हो और सांविधिक यानी स्टैट्यूटरी जिसका संसद द्वारा पारित करके बनाया गया हो। संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, सांविधिक स्टैट्यूटरी। अब देखते हैं चारों ऑप्शन के बारे में। पहला हमारा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, NCBC, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। स्थिति अब संवैधानिक निकाय है। जिस समय गठन हुआ था वो संसद के द्वारा गठन हुआ था, इसलिए उस समय संवैधानिक नहीं था। अनुच्छेद 338B संविधान 102वां संशोधन 2018 द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका गठन हुआ था 1993 में। एक वैधानिक आयोग था यानी सांविधिक था। वैधानिक और सांविधिक एक ही होती है। इसका मतलब है संसद पारित करके कोई कानून बनाया था। NCBC एक्ट 1993 2018 में इसे संविधान में शामिल किया गया। आर्टिकल 338B जोड़ा गया, इसीलिए यह अब संवैधानिक संस्था है। इसका काम क्या है? सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से OBC यानी पिछड़े वर्गों के शिकायतों की जांच करना, केंद्र व राज्यों को OBC से जुड़ी नीतियों पर सुझाव देना है। ठीक। वर्तमान स्थिति संवैधानिक निकाय। इसकी स्ट्रक्चर कंपोजिशन देखते हैं। एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, 3 अन्य सदस्य, यानी कुल कितने सदस्य होते हैं NCBC के? 5 सदस्य होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखनी होगी। ठीक है, ये आर्टिकल ध्यान रखें, फिर उसके बाद इसका अधिनियम ध्यान रखें और ये इसके कंपोजिशन UPSC के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नियुक्ति अपॉइंटमेंट इसकी कौन करता है? सभी सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। इनके कार्यकाल और सेवा शर्तें भी राष्ट्रपति ही निर्धारित करते हैं। रिपोर्ट राष्ट्रपति को दी जाती है, फिर संसद के समक्ष राष्ट्रपति जी रखवाते हैं। ठीक। दूसरा है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन NHRC। स्थिति स्टैट्यूटरी बॉडी, वैधानिक निकाय या सांविधिक निकाय। कानून मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, यानी ये देखें ये भी 1993 NCBC और NHRC भी 1993। ठीक है, पर इसको संविधान में शामिल किया गया 2018 में, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये इसे दर्जा नहीं दिया गया हुआ। इसका कार्य है मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना, पुलिस, जेल, सरकारी संस्थानों में मानवाधिकार की संरक्षण करना। संविधान में इसका स्थान नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है। वर्तमान स्थिति स्टैट्यूटरी बॉडी है। संरचना इसकी देखते हैं, कंपोजिशन इसका क्या है? अध्यक्ष भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के कोई न्यायाधीश हो सकते हैं। सदस्य एक सुप्रीम कोर्ट के, बहुसदस्यीय होते हैं प्रायः, पर हम फिर भी देखते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश वर्तमान या पूर्व, एक हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान या पूर्व भी हो सकते हैं। 2 सदस्य जो मानव अधिकार के क्षेत्र में ज्ञान व अनुभव रखते हो, यानी एक सुप्रीम कोर्ट के, एक हाई कोर्ट के और 2 सदस्य जो मानवाधिकार के से संबंधित ज्ञान रखते हो। 4 एक्स ऑफिशियो सदस्य, यानी एक राष्ट्रीय महिला आयोग होना ही चाहिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग होनी चाहिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। यानी हम देखें तो 1 2 2 4 1 2 2 4 5 6 7 8, यानी टोटल 8 तो दिया हुआ है। बहुसदस्य इसे कहा जा सकता है, पर इसमें ये कंपलसरी है एक्स ऑफिसियो। राष्ट्रीय महिला आयोग का एक सदस्य होना चाहिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का। रिपोर्ट ये भी राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं और राष्ट्रपति संसद के समक्ष रखवाते हैं। नियुक्ति प्रक्रिया इसकी क्या है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। चयन समिति, राष्ट्रपति द्वारा एक चयन समिति की नियुक्ति होती है। इसी चयन समिति से वो नियुक्त किया जाता है। इस चयन समिति में कौन होते हैं? प्रधानमंत्री अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, फिर विपक्ष के नेता दोनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से, यानी कम इसमें कितने 6 मेंबर हो गए। एक PM, लोकसभा अध्यक्ष 2, राज्यसभा उपाध्यक्ष या उपसभापति 3, गृह मंत्री 4, लोकसभा के विपक्ष के नेता 5, राज्यसभा के विपक्ष के नेता ये लास्ट 6। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। राष्ट्रीय विधि आयोग, एक सेकंड सॉरी,
राष्ट्रीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, स्थिति अवैधानिक या अस्थायी निकाय, यानी न ही यह संवैधानिक है और न ही यह सांविधिक है, न संसद द्वारा पारित करके बनाया गया है और न ही यह संविधान में इसकी चर्चा है। इसकी स्थापना कैसे हुई? तो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा, अर्थात किसी कानून या संविधान में उल्लेख नहीं है। पुराने कानूनों की समीक्षा और सुधार की सिफारिश के लिए इसका कार्य है, इसीलिए इसे लाया गया था। न्याय प्रणाली को सरल और कुशल बनाना। 2020 से 23 के लिए 22वीं विधि आयोग है। वर्तमान स्थिति अवैधानिक यानी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसकी कंपोजिशन क्या है? संरचना, अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। पूर्णकालिक सदस्य 4 तक होने चाहिए। पार्ट टाइम सदस्य 3 से 5 होते हैं। सचिवालय एक विधिक सचिवालय होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सचिवालय एक विधिक सचिवालय होता है। नियुक्ति केंद्र सरकार, राष्ट्रपति नहीं करती है, केंद्र सरकार। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, कोई निश्चित कार्यकाल नहीं, सामान्यतः 3 वर्ष के लिए ये गठन किया जाता है। रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपेगी, न कि राष्ट्रपति को। संसद में भी नहीं, ये भारत सरकार को सौंपी जाती है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल कमीशन यानी NCDRC, वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, अब 2019 अधिनियम में इसे संशोधन किया गया था। देखते हैं इसका कार्य। राज्य आयोगों के अपील मामलों का निपटारा करना, राज्य आयोगों के उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करना। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वर्तमान स्थिति वही संविधान सांविधिक न्याय। अध्यक्ष जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सदस्य कम से कम 4 अन्य सदस्य होने चाहिए, यानी 5 तो 6 होने चाहिए, और जिनमें एक से एक महिला, 5 ही होनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट के वो न्यायाधीश अध्यक्ष के रूप में, 4 अन्य सदस्यों में एक तो महिला होना ही चाहिए। ठीक। नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा, यानी इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्य न्यायाधीश की अनुशंसा आवश्यक है। कार्यकाल 4 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले हो। आयु है 70 वर्ष और ये 4 वर्ष कार्यकाल है और आयु 70 वर्ष। वाणिज्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को ये रिपोर्ट करते हैं। तो हमने इसमें सभी ऑप्शन एनालिसिस कर लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित कर दिया जाए तो ऐसे विनिश्चय की तिथि से पूर्व, यानी ऐसे घोषणा की तिथि से पूर्व राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों के निष्पादन में राष्ट्रपति के द्वारा किए गए सभी कार्य अविधि मान्य हो जाएंगे, यानी निष्प्रभावी हो जाएंगे। इसका मतलब है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन को यदि सुप्रीम कोर्ट घोषित कर देते हैं तो जो राष्ट्रपति चुने गए थे उनके द्वारा किए गए पहले के जितने भी कार्य है, वह जिस दिन सुप्रीम कोर्ट अगर चुनाव को शून्य घोषित करते हैं उससे पहले सारे किए गए कार्य अवैध हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन कह रहा है क्या सही है या गलत है? तो ये गलत है, अविधि मान्य नहीं होते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट चुनाव को शून्य घोषित कर भी देती है तो भी उससे पहले, उस तिथि से पहले राष्ट्रपति द्वारा जितने भी कार्य किए गए हैं वो सभी वैध रहेंगे, अवैध नहीं होंगे। ठीक। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन इस आधार पर मुलतवी किया जा सकता है कि कुछ विधानसभाएं विघटित हो गई है और उनके निर्वाचन अभी होने शेष है। यानी राष्ट्रपति की चुनाव होने वाली है और राष्ट्रपति के चुनाव को, निर्वाचन को इसलिए अभी रोक दिया गया है, मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि पूरे देश में कोई विधानसभा, कई राज्य की विधानसभाएं भंग हो गई है। तो क्या यह कथन सही है या गलत है? तो ये गलत है। विधानसभाएं विघटित हो या नहीं हो, राष्ट्रपति के चुनाव अगर घोषणा हो चुका है तो होगा ही वो। ठीक। तीसरा कह रहा है, कोई विधेयक भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुत किए जाने पर संविधान द्वारा विहित की गई समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होगी। यानी ये कह रहा है कि संसद से कोई विधेयक पारित हो गया, वो राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर एक टाइम लिमिट, समय सीमा के भीतर हस्ताक्षर करना होगा, यानी उसे पास करना पड़ेगा। तो क्या ये सही या गलत है? ये गलत है। संविधान में समय सीमा का कोई निर्धारण नहीं है, जबकि USA में यह 10 दिन निर्धारित है। अब देखते हैं इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट 1 गलत है, हम समझ गए, क्योंकि आर्टिकल 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी संदेहों और विवादों का जांच और निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा होता है, जिनका निर्णय अंतिम होता है। ठीक। ये शून्य घोषित कर सकते हैं। निर्णय की तिथि से पहले किए गए कार्य अमान्य नहीं होंगे, मान्य रहेंगे, वैध रहेंगे। स्टेटमेंट 2 भी गलत है। 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव इस आधार पर स्थगित नहीं किया जा सकता कि कुछ विधानसभाएं भंग हो गई है या चुनाव होना भी बाकी है।
भंग हो गए तो सदस्य मतदान करने योग्य नहीं रह जाते हैं, जबकि राष्ट्रपति का चुनाव तो होगा ही। ठीक। आर्टिकल 111 यानी 111 विधेयक पर स्वीकृति। कोई विधेयक संसद के सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो अनुमति देते हैं या सहमति रोक सकते हैं। टाइम लिमिट की कोई चर्चा नहीं है। अब हम देखते हैं, राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति होती है विधेयक के संबंध में, कि कोई विधेयक उनके पास गया तो वो अब उस वीटो के माध्यम से रोक सकते हैं, पारित कर सकते हैं। इसी को हम देखते हैं। वीटो का मतलब होता है रोकना। आर्टिकल 111 विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के प्रस्तुत, यानी राष्ट्रपति की सहमति के लिए प्रस्तुत, उसके पास 3 विकल्प होते हैं। 3 वीटो हैं, आत्यांतिक या निरपेक्ष वीटो या पूर्ण वीटो जिनको एब्सोल्यूट वीटो कहा जाता है, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंसिव वीटो, पॉकेट जेबी वीटो। देखते हैं इसको। आत्यांतिक या निरपेक्ष या पूर्ण यानी एब्सोल्यूट वीटो जो होता है, उनमें राष्ट्रपति अगर उनके पास जो विधेयक आया वो विधेयक को सुरक्षित रख लेते हैं तो विधेयक समाप्त हो जाता है। 2 मामलों में यूज हुआ है अभी। ये होता है गैर सरकारी सदस्य के विधेयक, और मंत्रिमंडल जब त्यागपत्र दे दे तो उस मामलों में अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो उसे सुरक्षित रख लेते हैं, वो विधेयक खुद पे खुद समाप्त हो जाता है। ठीक। दूसरा है निलंबनकारी, सस्पेंसिव, पुनर्विचार के लिए इसमें लौटाते हैं। यदि कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो निलंबनकारी यानी सस्पेंसिव वीटो का यूज करके वो उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद के पास लौटा देते हैं कि आप इसमें कुछ पुनर्विचार कीजिए, इसकी प्रोविजन कुछ सही नहीं लग रहे। यदि संसद पुनः पारित कर देता है तो सहमति देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। यानी एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा दिए, दूसरी बार यदि उसमें संशोधन हुआ या नहीं भी हुआ, अगर संसद पारित कर दिया दोबारा और राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति सहमति देने के लिए बाध्य है। इस वीटो को निरस्त किया जा सकता है कैसे? यानी वही साधारण बहुमत से पारित कराकर। यानी कोई विधेयक राष्ट्रपति जी पुनर्विचार के लिए लौटा दिए तो संसद क्या करेगा, उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करा करके, कोई संशोधन नहीं किया, राष्ट्रपति के पास दोबारा भेज दिया तो राष्ट्रपति के पास अब वो वीटो पावर नहीं रहेगा कि आप फिर पुनर्विचार के लिए भेजें, वो खत्म हो जाएगी उनकी पुनर्विचार। तीसरा है पॉकेट या जेबी वीटो। इसका मतलब पॉकेट का मतलब पॉकेट में रख लिए, न स्वीकृति न अस्वीकृति न वापस, ना तो स्वीकृति दिए ना ही अस्वीकृति किए और ना ही वापस किए कि भाई हम रख लिए, कुछ भी नहीं बोलेंगे। अनिश्चित काल के लिए लंबित रख लिए। संविधान द्वारा समय सीमा तय नहीं है। यही है कि राष्ट्रपति के अपनी अनुमति देने के लिए होती समय सीमा, तो ये नहीं है। ठीक। समय सीमा के अंदर राष्ट्रपति को अपनी अनुमति देनी होती है तो बिल्कुल भी नहीं। यूएसए में 10 दिन है। ठीक। संविधान संशोधन से संबंधित अधिनियमों में यदि संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी यदि अधिनियम हो, यदि वह राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उससे संबंधित वीटो पावर नहीं है राष्ट्रपति के पास, उनको सहमति देना ही होगा। 24वें संविधान संशोधन 1971 में ये संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति को बाध्यकारी बना दिया गया। यानी संविधान संशोधन विधेयक से रिलेटेड कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो कुछ भी हो उनको सहमति स्वीकृति देना ही है। राज्य विधेयक पर राष्ट्रपति वीटो तो वही होता है विधेयक। अब राज्य विधेयक के मामले में होता है कि राज्यपाल रख लिया, अगर राष्ट्रपति के अगर पास भेज देता है तो वही होता है कि सुरक्षित रख लिए या वापस कर दिए या फिर रख लिए, तो बाध्य नहीं है वो किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जब धन विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाता है, तो या तो धन विधेयक पर स्वीकृति देते हैं या रोक लेते हैं। इसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते हैं। क्यों? इसका रीज़न ये है कि लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले जब राष्ट्रपति की सहमति ली जाती है तो यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति से सहमत है। अगर सहमत नहीं है तो आप प्रस्तुत करने से पहले अपनी सहमति दिए क्यों भाई? तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। भारतीय संसद में वित्त विधेयक और धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन थोड़ी कंफ्यूजिंग वाली है। क्यों? देखेंगे इसके संबंध में। जब लोकसभा वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजती है तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ठीक। अब ये कह रहा है कि जब वित्त विधेयक को राज्यसभा में भेजा जाए लोकसभा से पारित करके तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या अस्वीकृत कर सकती है। ये गलत है। जबकि लक्ष्मीकांत में, अब देखिए, फाइनेंस बिल 2 प्रकार के होते हैं, एक 1 एक 2, वो देखेंगे वो, पर ये ऑप्शन गलत है और कहीं कहीं ये सही भी है। अब देखते हैं कैसे। जब लोकसभा धन विधेयक को राज्यसभा में भेजती है, धन विधेयक को, तो राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, वह केवल अनुशंसाएं कर सकती है। यह बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, लोकसभा और राज्यसभा के बीच
असहमति होने पर धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होता, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है। अब ये वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक आवश्यक होती है, ये कहीं कहीं सही कहीं कहीं गलत, पर ये ऑप्शन यूपीएससी सही दिया हुआ है। इसका आंसर है केवल 2। अब इसको देखते हैं कैसे समझते हैं। पहले हम वित्त विधेयक को समझते हैं। वित्त विधेयक आय व्यय से संबंधित होता है। आगामी वित्तीय वर्ष में नए प्रकार के कर लगाने या संशोधित आदि से संबंधित वित्त विधेयक में पेश किया जाता है, इसी से संबंधित विधेयक होता है। ये 3 प्रकार के होते हैं। एक मनी बिल यानी धन विधेयक भी वित्त विधेयक के अंतर्गत ही आता है। दूसरा फाइनेंस बिल 1 जो आर्टिकल 117(1), ये मनी बिल 110। मनी बिल की विशेष प्रक्रिया का उल्लेख 109 में है, आर्टिकल 109 में उसकी विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है, जबकि मनी बिल की प्रावधान जो है वो 110 में है। फाइनेंस बिल 2 दूसरा जो है एक आर्टिकल 117(3). सभी धन विधेयक वित्त विधेयक, बट सभी वो वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं। अब जैसे ये है हमारा वित्त विधेयक फाइनेंस बिल और ये है मनी बिल, तो ये कह रहा है कि सभी वित्त विधेयक धन विधेयक होंगे, ऑब्वियसली बात है क्योंकि इसके अंदर ये, पर सभी धन विधेयक वित्त विधेयक नहीं होंगे। कैसे हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो फाइनेंस बिल 1 जो है 110 प्लस अदर है, अदर। तो अब हम पढ़ते हैं मनी बिल का प्रोविज़न। ठीक, आर्टिकल 110 में परिभाषा और उपबंध दिया गया हुआ है। ये 2018 में पूछा भी है, 2023 में तो हम डिस्कस कर ही रहे। इसका प्रोविज़न क्या है? किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन या परिहार, यानी इम्पोजिशन, एबोलिशन और रेमिशन। ठीक, फिर कह रहा है दूसरा, केंद्र सरकार द्वारा धन के उधार लेने या कोई प्रतिभूति देने के विनियमन, संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा, धन जमा या निकालना। उसका अर्थ होता है संचित निधि से धन का विनियोग, यानी बिल पास करके धन निकालना, संचित निधि पर भारित किसी व्यय की उद्घोषणा करना या किसी ऐसे व्यय राशि को बढ़ाना, संचित निधि या लोक लेखा में किसी प्रकार की धन की प्राप्ति या अभिरक्षा, इससे व्यय संघ या राज्य लेखाओं की लेखा परीक्षा। अब इसका मीनिंग समझते कि क्या कह रहा है। ठीक है, धन विधेयक 110 परिभाषा, कर लगाने या बदलने से संबंधित प्रावधान, जिसको हमने ये समझा। ये लक्ष्मीकांत में एज इट इज लाइन दिया हुआ है कि किसी कर का अधिरोपण, उत्साधन और परिहार, यानी कर लगाने या बदलने। अगर कोई बिल कर लगाने, हटाने, घटाने, बढ़ाने या बदलने से जुड़ा है तो वह धन विधेयक होगा। जैसे सरकार ने आयकर की 10% से बढ़ाकर 15% करने के लिए बिल लाया है, उसे कर घटाने बढ़ाने के लिए बिना बिल का नहीं होगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कर्ज का प्रबंधन। अब इसे देखते हैं, सरकार ने जो उधार लिया है उसे कैसे चुकाना है या उसका हिसाब कैसे रखना है। अब सरकार ने वर्ल्ड बैंक से कर्ज लिया तो उसका भुगतान कैसे होगा? यह बिल में लिखा जाएगा। कौन सा? धन विधेयक के लिए जो अगर कोई वित्त से विधेयक पारित होगा वित्त से संबंधित, तो उसमें लिखा जाएगा। भारत की निधियों में धन जमा करने या निकालने का तरीका। अब भारत की जमा पूंजी यानी संचित निधि में कैसे डाला जाएगा, निकाला जाएगा। जैसे आपातकालीन फंड से 500 करोड़ रुपए निकालने की अनुमति मांगी गई, तो ये क्या हो गया? धन जमा करने या निकालने के लिए इस प्रोविज़न को बिल में मेंशन किया जाएगा। 4 नंबर, संचित धन से धन का उपयोग। विनियोग का मतलब होता है उपयोग। कैसे? तो जो पैसा संचित जमा है उसे कहाँ खर्च किया जाए वो बिल में लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। बजट में शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान, एग्जाम्पल के तौर पे। किसी खर्च की घोषणा या उसकी राशि बढ़ाना, किसी सरकारी खर्च की घोषणा करना या खर्च की राशि में बदलाव करना। अब मान लेते हैं कि शिक्षा पे 1000 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रोविज़न किया गया हुआ है, पर हमें नीड हो रही है कि 1200 करोड़ रुपए खर्च करना है, तो इसके लिए उस बिल में मेंशन करना पड़ेगा हमें आगे चल करके। प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना खर्च को 2000 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ किया गया। धन की प्राप्ति या व्यय से संबंधित लेखा परीक्षा। सरकार को कहाँ पैसा मिला, धन की प्राप्ति, और व्यय यानी कहाँ खर्च हुआ, इसका लेखा जोखा या जाँच। कैग ने बताया कि रेलवे बजट में गलत खर्च किया गया है। ठीक है, उपयुक्त से जुड़ी कोई अतिरिक्त बात, जैसे सरल भाषा में अगर उसके अलावा कोई बात है तो संचित निधि के उपयोग से जुड़ी प्रक्रिया में बदलाव होगा। ठीक है, अब कौन सा बिल धन विधेयक नहीं माना जाएगा? तो ज़्यादा ध्यान देने योग्य यही है कि विधेयक नहीं माना जाएगा। जुर्माना या दंड प्रावधान ये सब धन विधेयक नहीं माना जाएगा। जैसे नियम तोड़ने पर 500 रुपये जुर्माना किया, ये भी तो फाइनेंस से रिलेटेड है, पर ये नहीं माना जाएगा। सेवाओं के लिए फ़ीस वसूली, क्योंकि इसमें ये बिल का कोई प्रोविज़न नहीं है। अब पासपोर्ट बनवाने के लिए 1500 रुपये तय की गई, तो ये हम बिल में चर्चा थोड़ी ना करेंगे, तो ये भी नहीं है।
उदाहरण, अब स्थानीय करों से संबंधित व्यवस्था, जो स्थानीय कर है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाली, तो वो भी धन विधेयक में नहीं आएगा। तो 1, 2, 3 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। ये तीनों अगर समझ जाएंगे तो ये हमें याद करने की उतनी नीड नहीं होगी। अब कुछ धन विधेयक की प्रोविज़न देख लेते हैं। प्रोविज़न क्या है? केवल लोकसभा में पेश किया जाएगा, केवल मंत्री द्वारा पेश किया जाएगा, हमेशा सरकारी विधेयक होगा, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा द्वारा अस्वीकृत या संशोधित नहीं किया जा सकता है। तो हमारा विकल्प बी इसीलिए सही है क्योंकि धन विधेयक के संबंध में संशोधित या अस्वीकृत नहीं कर सकती है, केवल अनुशंसाएं कर सकती है। केवल सिफारिश 14 दिनों के भीतर राज्यसभा वो भी करेगी। अब मनी बिल के लोकसभा का अध्यक्ष निर्णय करेगा, अंतिम निर्णय उसका जो होगा, कोर्ट, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मनी बिल के संदर्भ में लोकसभा का अध्यक्ष यदि जो अंतिम निर्णय होगा वही होगा, उसे कोर्ट, संसद या राष्ट्रपति द्वारा चुनौती नहीं दी जा सकती है। राज्यसभा या राष्ट्रपति के पास स्वीकृति भेजने से पहले अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। राज्यसभा की शक्ति सीमित है इस मामले में क्योंकि वो केवल अनुशंसा कर सकता है। लोकसभा में पारित नहीं हुआ तो सरकार को त्यागपत्र तरीके से दिया जा सकता है, क्योंकि धन विधेयक तभी पेश किया जा रहा है जब आपका बहुमत है, एक अविश्वास प्रस्ताव टाइप का। सरकार त्यागपत्र राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है, पुनर्विचार के लिए नहीं किया जा सकता है। यानी एक बात कह रहे हैं कि राष्ट्रपति सहमति दे दिए पेश करने से पहले, फिर भी उसके बाद उनके पास जाता है पारित होने के बाद, तो वो स्वीकार कर सकते हैं या अस्वीकार भी कर सकते हैं, पर पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते हैं। मनी बिल में आर्टिकल 110 से बाहर का प्रावधान नहीं है। अब हम वित्त विधेयक में देखते हैं। फाइनेंस बिल 1 110 प्लस अदर इसमें शामिल है। लोकसभा में राष्ट्रपति की सहमति के बाद यही डिफरेंस हो जाता है कि फाइनेंस बिल में मनी बिल भी है, फाइनेंस बिल 1, फाइनेंस बिल 2 प्रोविजन। फाइनेंस बिल 1 कह रहा है कि राष्ट्रपति की सहमति के बाद पेश किया जा सकता है, यानी पहले राष्ट्रपति की सहमति जरूरी है। फाइनेंस बिल 2 कह रहा है कि राष्ट्रपति की सहमति या अनुमति आवश्यक नहीं है। संचित निधि से व्यय से संबंधित प्रावधान होता है फाइनेंस बिल 2 में। अब लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, तो ये केवल फाइनेंस बिल की बात कर रहा है। फाइनेंस बिल में मनी बिल भी शामिल है, पर ये मनी बिल की नहीं, इन दोनों की बात कर रहा है। तो फाइनेंस अब ये कह रहा है कि लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। अब कन्फ्यूजन यही होती है कि फाइनेंस बिल में मनी बिल भी है, फाइनेंस बिल 1 भी है, फाइनेंस बिल 2 भी है। तो जब अगर आप लोकसभा या राज्यसभा में पेश हुआ जा सकता है तो मनी बिल है, तो फिर कैसे होगा? तो इन दोनों की बात कर रहा है। प्रमुख विशेषता क्या है? किसी भी सदन द्वारा इसे तब तक पारित नहीं जब तक राष्ट्रपति संसद को ऐसा करने का अनुशंसा न दे दे। यानी पेश तो हो गया, पर जब तक पारित नहीं होगा, क्यों? तब तक राष्ट्रपति अनुमति अनुशंसा न दे दे इसे। बाकी प्रावधान जो है फाइनेंशियल बिल 1 और 2 का जो है साधारण विधेयक वाला है, मीन्स राज्यसभा संशोधन या स्वीकार कर सकती है। ये लक्ष्मीकांत का है, संयुक्त बैठक का प्रोविजन है और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए वित्त विधेयक को वापस भेज सकता है। पर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें कि वित्त विधेयक के मामले में राज्यसभा संशोधित या स्वीकृत कर सकती है, जबकि तो ये गलत है, जबकि लक्ष्मीकांत में दिया हुआ है सही। तो ये कन्फ्यूजिंग वाली क्वेश्चन है, क्योंकि वित्त यहाँ दे रहा है कि वित्त विधेयक के अंदर में मनी बिल आ रहा है, इसीलिए संशोधित या स्वीकृत नहीं कर सकती, जबकि तीसरे ऑप्शन में कह रहा है कि धन विधेयक के लिए कोई संयुक्त बैठक नहीं होती, किंतु वित्त विधेयक के लिए संयुक्त बैठक की आवश्यकता होती है। तो अगर फाइनेंस बिल की इसमें ब्रॉड की बात करें तो इसमें भी तो मनी बिल है, तो मनी बिल में संयुक्त बैठक नहीं होती, लेकिन उसने विकल्प 2 दिया हुआ है, तो इसका ये और यही मीनिंग आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक बार यदि केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित कर देती है, यानी कम्युनिटी रिजर्व घोषित कर देती है, अधिसूचित कर देती है, तो सही कथन पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है, राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन यानी वाइल्ड लाइफ चीफ ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी बन जाता है। ठीक है। दूसरा, ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। तीसरा विकल्प, ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी वनोत्पाद को संग्रह करने की अनुमति होती है, अनुमति नहीं होती है। ऐसे क्षेत्र के लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। अब हम इसकी एनालिसिस करते हैं। राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन ऐसे वनों का नियंत्रण प्राधिकारी नहीं होता है। कैसे नहीं होता है, अब देखते हैं इसको, हम इसके बारे में डिटेल जानते हैं। समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र कम्युनिटी रिजर्व, अब यूपीएससी ने ये क्वेश्चन कैसे दिया ये भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि केंद्र सरकार ये समुदाय
प्रारक्षित अधिसूचित नहीं करती, बल्कि राज्य सरकार करती है। उनकी खुद की ऑफिशियल इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे ये राज्य सरकार दिया हुआ है, समुदाय प्रारक्षित अधिसूचित करती है। अब केंद्र सरकार दे दिया तो दे दिया, ठीक है। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 WPA यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 सेक्शन 36C 36D 36C 36D। बैकग्राउंड इसकी क्या है? भारत में वन्य जीव संरक्षण के लिए पहले तो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य बनाए गए थे, लेकिन ऐसे कई वन थे जो न तो उद्यान में थे और न अभयारण्य में, परंतु स्थानीय समुदाय द्वारा जो है पारंपरिक रूप से संरक्षित किए जा रहे थे। ये हम आदिवासी इलाकों में देख सकते हैं। इन क्षेत्रों को कानूनी संरक्षण देने हेतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कम्युनिटी रिजर्व की अवधारणा जोड़ी गई, यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट किया गया 2002 में, और वहाँ कम्युनिटी रिजर्व की अवधारणा जोड़ी गई। क्यों? क्योंकि कम्युनिटी रिजर्व संबंधित जो है वो राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य में यानी नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शामिल नहीं था। इसके बाद 2022 में संशोधन द्वारा इनकी भूमिका को और स्पष्ट किया गया है। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? यानी समुदाय कम्युनिटी रिजर्व की समुदाय आरक्षित क्षेत्र या प्रारक्षित क्षेत्र, जब किसी निजी या सामुदायिक भूमि पर, निजी या सामुदायिक यानी ये गवर्नमेंट की नहीं होनी चाहिए, सरकार की नहीं होनी चाहिए, निजी है या सामुदायिक मतलब 4 5 6 7 लोगों की है, पर रहने वाले लोग स्वेच्छा से यह तय करते हैं कि उस क्षेत्र की जैव विविधता, वन्य जीव या परिस्थितिकी को रक्षा करेंगे, तो राज्य सरकार उस क्षेत्र को समुदाय प्रारक्षित क्षेत्र घोषित कर सकती है। राज्य सरकार अधिसूचना, राज्य सरकार ग्राम सभा या स्थानीय समुदाय की सहमति से, ग्राम सभा या स्थानीय समुदाय की सहमति से किसी क्षेत्र को कम्युनिटी रिजर्व घोषित करती है। यह अधिसूचना केंद्र सरकार नहीं बल्कि राज्य सरकार जारी करती है। भूमि जो है निजी, ग्राम पंचायत या सामुदायिक हो सकती है। कानूनी प्रावधान सेक्शन 36C क्या कहता है कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर कम्युनिटी रिजर्व घोषित किया जा सकता है। अधिसूचना जारी कर 36 में, और 36D में कम्युनिटी रिजर्व की प्रबंधन से संबंधित समिति का गठन व अधिकार, ठीक है। अब ये देखते हैं 36C डिटेल में डिक्लेरेशन ऑफ कम्युनिटी रिजर्व यानी कम्युनिटी रिजर्व घोषित करने की अधिसूचना। जब किसी राज्य की सरकार यह मानती है कि किसी निजी या सामुदायिक भूमि पर स्थित क्षेत्र की जैव विविधता, वन्य जीव या पारिस्थितिकीय महत्व है और उस भूमि के मालिक या स्थानीय समुदाय की सहमति प्राप्त हो, तब राज्य सरकार उस अधिसूचना द्वारा कम्युनिटी रिजर्व घोषित करती है, ठीक है। दूसरा है 36D की डिटेल में देखते हैं। कम्युनिटी रिजर्व के मैनेजमेंट के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी गठित करेगी जिसमें स्थानीय समुदाय के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसे मैनेजमेंट प्रबंधन के लिए यह समिति राज्य के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के निगरानी में कार्य करेगी, लेकिन उसका अधिरक्षण कौन करेगा? मैनेजमेंट कमेटी। अब देखते हैं, राज्य सरकार एक कम्युनिटी रिजर्व मैनेजमेंट कमेटी बनाती है। इस समिति में स्थानीय समुदाय के सदस्य, ग्राम पंचायत प्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी शामिल है। समिति का काम क्या है? क्षेत्र की जैव विविधता की रक्षा करना, संरक्षण नियमों का पालन करवाना और यह तय करना कि कौन सी गतिविधियां अनुमति योग्य होंगी, जैसे NTAP, संग्रह, पर्यटन, ये सब। समिति की कई निर्णयों में चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन की स्वीकृति लेनी होती है, यानी वह पर्यवेक्षक है, ना कि हमेशा नियंत्रक प्राधिकारी, हमेशा के लिए नहीं। अब इसको देखते हैं कैसे समझते हैं। CWW यानी कम्युनिटी जो है हमेशा नियंत्रक प्राधिकारी है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन जो है हमेशा नियंत्रक प्राधिकारी है। गलत है, नियंत्रक प्राधिकारी नहीं, राज्य तय करता है, वो भी मैनेजमेंट कमेटी द्वारा। कम्युनिटी रिजर्व में सभी पारंपरिक गतिविधियां स्वतः मान्य है? नहीं, पारंपरिक गतिविधियां नहीं, केवल वे जिनकी अनुमति अधिसूचना या सहमति या समिति देती है। कम्युनिटी रिजर्व सरकारी भूमि पर होता है? नहीं, यह निजी भूमि पर होता है। राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है? गलत है। शिकार की अनुमति होती है? गलत है। तो हमारा ऑप्शन क्या था कि राज्य का मुख्य वन्यजीव वार्डन यानी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऐसे वन का नियंत्रक प्राधिकारी होता है? नहीं, मैनेजमेंट कमेटी होती है जो स्थानीय लोगों से मिल करके बनाया जाता है। अब यह क्षेत्र है, इसे संरक्षण प्रदान करना है, तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन नहीं इसके नियंत्रण करेगा या नियंत्रक प्राधिकारी होगा, बल्कि मैनेजमेंट कमेटी होगा, जिसमें स्थानीय समुदाय जो लोग ज़मीन दिए हैं या जो उस इलाके से संबंधित है वो लोग उसमें रहते हैं। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। बिल्कुल सही है, क्योंकि अब जो समुदाय आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया तो उसमें शिकार कैसे होगी। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर इमारती लकड़ी, वन उत्पाद संग्रह करने की अनुमति होती है। बिल्कुल, गैर इमारती लकड़ी मतलब जो लकड़ी सड़ गए, टूट गए, गिर गए उसे, या फिर वन के उत्पाद, फल वगैरह, ये सब संग्रह करने की अनुमति होती है। सही है। ऐसे क्षेत्र को लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं को अनुमति
होती है, गलत है। क्यों? अब एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। पारंपरिक कृषि, झूम कृषि या स्थानांतरण कृषि हम देखते हैं। ये ऐसी कृषि है जहाँ लोग बसते हैं, उसके दहन कर देते हैं, जंगल का कृषि करते हैं। जब वो ज़मीन कृषि योग्य नहीं रह जाती तो फिर कहीं और मूव ऑन कर जाते हैं। दहन किसकी करते हैं? उस जंगल की। तो पता चला कि अगर हम पारंपरिक कृषि प्रथाओं को मान्यता दे दिए तो फिर सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र भी घोषित कर दिए, पर जंगल जला दिए गए, तो उससे फ़ायदा ही नहीं हुआ। तो इसीलिए ये अनुमति नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या है? 2 सही है, 3 सही है, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। भारत में अनुसूचित क्षेत्र शेड्यूल्ड एरिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति के एक आदेश के माध्यम से होती है, पहला ऑप्शन। दूसरा, अनुसूचित क्षेत्र के रूप में बनने वाली सबसे बड़ी प्रशासकीय इकाई जिला और सबसे छोटी ब्लॉक में गांवों का समूह होता है, ब्लॉक नहीं, गांवों का समूह। तीसरा ऑप्शन, संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अपेक्षित होता है कि वे राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक प्रतिवेदन दें। अब हम विकल्प 1 को देखते हैं। राज्य के भीतर किसी क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचना राष्ट्रपति, ये सही है, राज्यपाल की सिफारिश पर। अब हम इसके बारे में, अनुसूचित क्षेत्र के प्रोविजन के बारे में देखते हैं डिटेल में। कानूनी आधार क्या है? लीगल बेसिस, 5th शेड्यूल पैरा 6(1). राष्ट्रपति किसी राज्य या उसके किसी भाग को, किसी राज्य को या राज्य के किसी भाग को अनुसूचित क्षेत्र घोषित कर सकते हैं। इस भाग में कोई जिला, ब्लॉक, गांवों का समूह, यानी ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा। इसका उद्देश्य यह है कि एसटी जनसंख्या एक निश्चित अनुपात से अधिक 50% या उससे ऊपर हो, वहाँ विशेष प्रशासनिक संवैधानिक संरक्षण मिले। एसटी के लिए अनुसूचित क्षेत्र क्या है? अनुसूचित क्षेत्र वे है जहाँ जनसंख्या का बहुमत अनुसूचित जनजातियों की होता है, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़ेपन होने चाहिए, भौगोलिक रूप से दुर्गम इलाका होना चाहिए। संवैधानिक आधार उसका क्या है? भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची में दिया गया हुआ है कि इन क्षेत्रों का प्रशासन एवं शासन का प्रावधान है। हम आगे देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान में संबंधित अनुसूची 5वीं, आर्टिकल कौन सा है? तो 244(1), 244(1). घोषणा राष्ट्रपति करते हैं। संशोधन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, संसद नहीं। ये बहुत ध्यान देने योग्य पॉइंट है। संशोधन कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति, संसद नहीं। परामर्श राज्यपाल की सलाह के बाद राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं कि किसी राज्य के भीतर यदि अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषित करना है तो पहले राज्यपाल की सिफारिश आएगी, उसके बाद राष्ट्रपति निर्णय लेंगे। घोषणा की प्रक्रिया क्या है? तो राज्यपाल अनुशंसा करते हैं कि राज्य का कोई विशेष क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र घोषित किया जाए। राष्ट्रपति 244(1) के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर ऐसे क्षेत्र को घोषित कर देते हैं। राष्ट्रपति कभी भी संशोधन कर सकते हैं, क्षेत्र को जोड़ सकते हैं, क्षेत्र हटा सकते हैं, सीमाएं बदल सकते हैं, वो भी राज्यपाल की सिफारिश पर ही। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट सही हो गया कि राष्ट्रपति अधिसूचना जारी कर सकते हैं राज्यपाल की सिफारिश पर। दूसरा भी सही है क्योंकि सबसे छोटी इकाई गाँव का समूह और सबसे बड़ा जिला होता है। तीसरा, इसमें मंत्री और गृह मंत्री से रिलेटेड कोई भी प्रोविज़न नहीं है, तो इसमें हमारा केवल 2 ऑप्शन सही है, एक और। अब अनुसूचित क्षेत्र के बारे में उसकी थोड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क देख लेते हैं। राज्यपाल की विशेष भूमिका होती है अनुसूचित क्षेत्रों के लिए। अनुसूचित क्षेत्र में शासन की विशेष जिम्मेदारी राज्यपाल की होती है। राज्यपाल जो है राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। ठीक, राज्यपाल ऐसे नियम बना सकते हैं जिससे कोई केंद्रीय या राज्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में लागू हो या न हो, या संशोधन के साथ लागू हो। यानी यदि संसद या राज्य विधानमंडल कोई कानून बनाती है तो अनुसूचित क्षेत्र में लागू नहीं होगा। वो राज्यपाल डिसाइड करेंगे कि क्या वो सीधे लागू होगा या उसमें कुछ संशोधन करके लागू होगा या उसमें कुछ कटौती करके लागू होगा। जनजातीय सलाहकार परिषद इसी से संबंधित है। क्या है वो? गठन प्रत्येक 5वीं अनुसूची राज्य में राज्यपाल द्वारा गठित किया जाता है। राज्यपाल द्वारा जनजातीय सलाहकार परिषद गठित किया जाता है, यानी इसके राज्यपाल ही महामहिम है। सदस्य अधिकतम 20 सदस्य, जिनमें 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति से ही होने चाहिए। यानी 20 का 3/4 कितना हो गया? तो 4×5 = 20। 15 सदस्य जो है अनुसूचित जनजाति से ही होनी चाहिए। कार्य अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा हेतु। इसी से संबंधित एक है पेशा एक्ट 1996। पेशा एक्ट क्यों लाया गया था? यह ग्राम सभा को सशक्त करने के लिए बनाया गया था। ग्राम सभा को भूमि, जल, वन के संसाधनों पर नियंत्रण का अधिकार, स्थानीय योजनाएं बनाने और लागू करने, यानी ग्राम सभा को पावर दिया था ज़्यादा। खनिज और लघु वन उत्पादों पर स्थानीय नियंत्रण। यह पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस यानी सहभागी शासन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कतिपय कुछ निर्णयों में यह विचारण किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन बनाई गई आरक्षण नीति या प्रशासन की दक्षता को बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होंगी। दूसरा स्टेटमेंट, भारत के संविधान का आर्टिकल 335 प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित करता है। अब कह रहा है कथन 1 कथन 2 दोनों सही है, व्याख्या करने का पूछ रहा है, तो अब इसकी देखते हैं। कतिपय निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट ने यह विचार किया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 16(4) के अधीन जो आरक्षण की नीति बनाई गई हुई है वह प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के लिए अनुच्छेद 335 द्वारा सीमित होती है। वो यानी अनुच्छेद 16(4) में कुछ आरक्षण की नीतियाँ बनाई गई, पर उसमें लिमिटेशन है, वो भी आर्टिकल 335 के प्रोविज़न के द्वारा उसमें लिमिटेशन लगाई जाती है। ये सही है, ये गलत है, क्योंकि संविधान 335 में पद को परिभाषित नहीं करता है, प्रशासन की दक्षता पद को परिभाषित नहीं करता है। अब देखते हैं इसकी। आर्टिकल 335 अनुसूचित जातीय एवं अनुसूचित जनजातियों के दावे। संवैधानिक पाठ यानी क्या कहता है आर्टिकल 335, राज्य की सेवाओं और पदों में नियुक्तियों को विनियमित करते समय राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के हितों का ध्यान रखना होगा। यानी यदि कोई नियुक्ति हो रही है तो उसमें राज्य के अनुसूचित और जनजाति और जाति दोनों को ध्यान रखना पड़ेगा, उनको भी बराबर का हक मिले। किंतु ऐसा करते समय राज्य की सेवाओं की कार्यक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। आरक्षण तो आप दे रहे हैं नियुक्ति में, पर कार्यक्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। इसका मतलब है कि एससी और एसटी सामाजिक एवं ऐतिहासिक पिछड़ेपन को देखते हुए सरकारी सेवाओं में उचित अवसर तो मिले एससी एसटी को, बट आरक्षण या विशेष रियायतें इतनी न हो कि प्रशासन की कार्यक्षमता कम हो जाए, यानी जो योग्य हो, जो ज़्यादा योग्य हो, वो पीछे ही रह जाए, आप इतना न ज़्यादा आरक्षण दे दे। अब हम आर्टिकल 16(4) देखते हैं। ये रहा 16, ये रहा 15, दोनों में आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। 15 में शैक्षणिक संस्था से संबंधित आरक्षण का प्रावधान है। 15-16 मौलिक अधिकार का भाग है, फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट में 14 से लेकर 18 तक आता है समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार। उसी में 15 और 16 है, दोनों में आरक्षण है। 15 में आरक्षण है शैक्षणिक संस्था से संबंधित, जबकि 16 में आरक्षण है जॉब से रिलेटेड, यानी ये शैक्षणिक संस्था में प्रवेश से संबंधित आरक्षण और ये जॉब लेने से संबंधित आरक्षण है 15 और 16 में। ये बात ध्यान रखिए। 15(1) में कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, मूलवंश, लिंग, जाति, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी भेदभाव की मनाही कर रहा है 15(1) में। 15(2) में राज्य व निजी दोनों पर लागू होगा ये, क्योंकि ये संस्था से संबंधित है। 15(3) और 15(4). 15(4) कहता है आरक्षण प्रणाली में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण का प्रोविजन करता है, जबकि 15(3) महिला और बच्चों के लिए करता है। अपवाद इसीलिए दिया गया हुआ है कि भेदभाव मनाही करता है, पर इसकी 15(3) और 15(4) इसके अपवाद है। क्यों? क्योंकि एक तो ऊपर भेदभाव की मनाही कर रहा है, पर 15(3) और 15(4) कह रहा है कि महिला, बच्चा, दुर्बल वर्ग और एसटी, एसटी के पक्ष में भेदभाव किया जा सकता है। 93 संविधान संशोधन 2005 में 15(5) ऐड किया गया, जो ओबीसी के आरक्षण 27% देता है। ठीक। और 103 संविधान संशोधन 2019 में 15(6) ऐड किया गया, जो ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण का प्रोविजन करता है। ठीक, वही शिक्षा संस्था में। ठीक। अब 16 में कह रहा है लोक नियोजन, यानी जॉब से रिलेटेड अवसर का समता, यानी 16(1) में समता की बात कर रहा है। 16(2) में कह रहा है भेदभाव नहीं होना चाहिए जन्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर। अपवाद, निवास की शर्त के आधार पर भेदभाव किया जा सकता है 16(3) में। अब कैसे? कोई तमिलनाडु स्टेट का निवासी है व्यक्ति और कोई कर्नाटक का निवासी है या कोई महाराष्ट्र का निवासी है, तो महाराष्ट्र के निवासी अगर तमिलनाडु में जॉब लेने जा रहा है तो तमिलनाडु वाले लोगों को ज़्यादा छूट दी जाएगी महाराष्ट्र के लोगों की तुलना में। तो इसीलिए कह रहा है कि निवास की शर्त पे हम आरक्षण को अपवाद में ला सकते हैं। नियुक्ति ओबीसी के लिए पद सृजन का प्रावधान है, 16(4) में ये कहा गया है। 16(3) में है निवास की शर्त, 16(4) में पदोन्नति, एससी एसटी के पदोन्नति में आरक्षण दिया जा सकता है और ओबीसी के पद सृजन में आरक्षण। 16(4) में जो है 1 वर्ष में खाली आरक्षित रिक्ति, अब इसको समझेंगे क्या है खाली आरक्षित रिक्ति का। 16(5) में धार्मिक संस्था से संबंधित में आरक्षण और 16(6) में ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ भी ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण है, यहाँ भी है, पर ये है जॉब में और ये है शैक्षणिक संस्था में, दोनों वाला अंतर है। 16 है जॉब से रिलेटेड लोक नियोजन, यानी पब्लिक गवर्नमेंट में जॉब से रिलेटेड है,
आर्टिकल 15 जो है वो संस्था से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखते हैं ये खाली आरक्षित पद क्या कहता है। ये कहता है कि मान लीजिए कि इस साल 2025 में SC ST के लिए 40 किसी भी पद में जॉब निकला, तो इसमें से 30 ही भर पाए। 2026 में फिर ये 40 निकला, तो ये 10 जो बच गया वो इसमें जुड़ जाएगा। और ये 50% की सीमा का उल्लंघन नहीं करेगा। 50% की सीमा क्या है वो बताते हैं। इंदिरा सहनी केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट डिसाइड किया था, निर्णय दिया था कि आरक्षण 50% से ऊपर किसी को भी नहीं दिया जाना चाहिए। अब यही है खाली रिक्ति पद, खाली आरक्षित रिक्ति यानी बैकलॉग रिक्तियाँ जो है 16(4)B में ऐड किया गया। बैकलॉग रिक्ति जो है 50% के आरक्षण में ऐड नहीं होता। यही मैंने कहा कि 40 में अगर 10 जुड़ गया तो मान लेते अगर ये 50% का उल्लंघन कर भी रहा है तो ऐड नहीं होगा, ताकि 50% सीमा का उल्लंघन ना हो। दोनों अलग अलग है, अर्थात 50% के आरक्षण सीमा को खारिज करता है ये बैकलॉग रिक्ति। बैकलॉग रिक्ति का मतलब समझे कि इस साल निकला 40 पद, जिसमें से 30 भर गए, 10 बच गए, तो ये 10 साल अगले में जुड़ जाएगा। 76वें संविधान संशोधन 1994 में तमिलनाडु 69% 9वीं अनुसूची के तहत आरक्षण किया हुआ है, जो अभी तक बरकरार है। 42वें संविधान संशोधन 2002 में आर्टिकल 335 का एक नया प्रावधान ऐड किया गया, जो ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे, जो आर्टिकल 16(4) में एक लिमिटेशन लगाता है कि आप नियुक्ति में आरक्षण दे, पर इतना ना दे कि कार्य क्षमता प्रभावित हो जाए, यानी एफिशिएंसी प्रभावित हो जाए। आज थोड़ा डिटेल्ड हो जा रहा है, पर पॉलिटी का क्वेश्चन है, इसे थोड़ी कॉन्सेप्ट के साथ समझना जरूरी है। अब हम देखते हैं 16(4) में क्या प्रोविज़न है। जो हमने देखा है कि पदों या भर्तियों के लिए रिजर्वेशन की है, आर्टिकल 335 हमने देख लिया। अब देखते हैं मुकदमों का, देखते हैं कि कौन कौन से मुकदमे में क्या कहा गया। तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी इसे मंडल केस भी कहा जाता है, 1992 में लाया गया था। 9 जज की बेंच से आरक्षण नियुक्तियों तक सीमित है, यानी ये कहे कि आरक्षण केवल नियुक्ति तक, पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जाएगा, यानी प्रमोशन में नहीं। आपको केवल अपॉइंटमेंट में आरक्षण दिया जाएगा, पर प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। ये किस निर्णय में है? तो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया मंडल केस, जिसको कहते हैं, 1992 का है। प्रमोशन में आरक्षण नहीं। इसे क्रीमी लेयर 50%, ये भी प्रावधान किया कि क्रीमी लेयर भी का प्रोविज़न भी दिया OBC के लिए, और 50% कैप भी, जो अभी प्रोविज़न है कि क्रीमी लेयर का कि 8 लाख से आपकी ऊपर इनकम नहीं होनी चाहिए। अब तो शायद 12 लाख हो गई है। अब देखते हैं, अब इसके बाद 1992 का जब केस आया तो संसद ने जो है कुछ संवैधानिक संशोधन लाया, क्योंकि वो आरक्षण ज़्यादा देना चाह रहा था। तो 77वें संविधान संशोधन 1995, जिसमें 16(4)A जोड़ा गया, इसमें SC ST के प्रमोशन में भी आरक्षण दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में क्या कहा है कि प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसके बदले में संसद ने संविधान संशोधन कर दिया कि भाई हम तो देंगे आरक्षण, तो 16(4)A ऐड कर दिया, 16(4)A में प्रमोशन में आरक्षण दे दिया। फिर 81वें संविधान संशोधन 2000, ये भी नहीं माना, आगे भी 2000 में 16(4) भी जोड़ दिया। अब कह रहा है बैकलॉग अवशिष्ट जो पिछड़ी रिक्ति है वो 50% पर असर नहीं डालेगी, यानी यहाँ क्या कह रही है कि 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और नियुक्ति तक ही। तो पहला संशोधन में नियुक्ति खारिज, यानी प्रमोशन में भी देंगे। दूसरे में कह रहा है कि भाई जो बैकलॉग जो है वो 50% में ऐड नहीं होगा, जो 10 सीट बच गया था वो हम ऐड करेंगे तो 50% में काउंट नहीं होगा। तीसरा अमेंडमेंट 2000 में आर्टिकल 335 में कुछ प्रोविज़न जोड़ दिया। वही प्रोविज़न जोड़ा सुप्रीम कोर्ट की बात रखने के लिए कि आर्टिकल 16(4)A में सीमित वो कुछ लिमिटेशन लगा देता है, ठीक। 50वें संविधान संशोधन फिर 2001 में 16(4)A में संशोधन किया गया, और उसे कुछ सीनियोरिटी का वो अधिकार स्पष्ट किया गया SC ST में आरक्षण के संबंध में, कि जो सीनियर के, अब उस सीनियोरिटी का मामला अलग है, ये विस्तृत है, आप लक्ष्मीकांत में पढ़े तो उसे ध्यान से पढ़िएगा। M नागराज केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में ये केस आया। अब जिसमें चुनौती दी गई मंडल केस को, यानी, और इसके सरकार के कुछ प्रोविज़न को कहा गया कि संसद के संशोधन को जो है संवैधानिक मान लिया गया, जो सरकार ने संशोधन किया था, पर अदालत ने कुछ कठोर शर्तें रखी, जिसमें 3 पॉइंट दिए उन्होंने। पहला क्या दिया? बैकवर्डनेस, यानी वर्ग की पिछड़ापन की वास्तविकता होनी चाहिए यदि प्रमोशन दे रहे हो, आप नियुक्ति में आरक्षण दे रहे हो तो। इनएडिक्वेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन, यानी प्रतिनिधित्व में अपर्याप्तता होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि किसी कास्ट से उसमें ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो पर फिर भी आप आरक्षण दिए जा रहे हो। तीसरा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी प्रभावित नहीं होनी चाहिए, यानी जो योग्य है, जो दक्ष है, उनको मौका दिया जाना चाहिए, वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। अब आप ज़्यादा इतना आरक्षण दे दो कि जो अयोग्य है वो चले गए जॉब में और जो योग्य है वो घर बैठे रह गए। लास्ट में तीसरा है हमारा कि जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण, 2018 में आया था ये।
एम नागराज के कुछ हिस्सों में परिवर्तन किया गया सुप्रीम कोर्ट ने। एम नागराज जो 2006 में केस हुआ था, अब उसमें भी 9 बेंच यहाँ दिए थे, तो अब अगर इसे बदलना है तो ये भी 9 बेंच का ही जज होंगे और ये भी 9 बेंच का ही या उससे ज़्यादा का होना पड़ेगा। तो फर्दर बैकवर्डनेस यानी वो और ज़्यादा स्पेसिफाई किया गया। और क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST में भी लागू कर दिया गया। यहाँ क्रीमी लेयर दिया गया था OBC में और यहाँ दे दिया गया 2018 में SC/ST में कि इसमें भी भाई अब क्रीमी लेयर होंगे। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा अब यहाँ से हिस्ट्री की क्वेश्चन स्टार्ट होती है। थोड़ी फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसमें समझेंगे कम, पढ़ते हुए चले जाएंगे। धान्य कटक जो महासांघिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ है, यानी क्या है, एक बौद्ध केंद्र है, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? आंध्र प्रदेश, गांधार, कलिंग, मगध। आंध्र प्रदेश, गांधार काबुल अफगानिस्तान में, कलिंग उड़ीसा, फिर मगध बिहार में, पटना। तो कह रहा है धान्य कटक, तो इसका ऑप्शन ए आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, पर हम इसमें देखेंगे महासांघिक क्या है, महासांघिकों के बारे में बौद्ध धर्म से रिलेटेड हम देखते हैं। ठीक है, धान्य कटक एक दृष्टि, इसके में देखते हैं धान्य कटक का स्थान, इसका आधुनिक अमरावती गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है। प्राचीन नाम धान्य कटक था या दहरानिकोटा, इसका 2 नाम है, धान्य कटक या दहरानिकोटा। नदी कृष्णा नदी के तट पर है, कौन? धान्य कटक है। समयकाल जो इसका है महासांघिक बौद्ध संप्रदाय के काल के समय का है ये, इसीलिए तो महासांघिक ऑप्शन में दिया हुआ है। सांस्कृतिक महत्व, यह अमरावती स्तूप के कारण प्रसिद्ध है धान्य कटक, ये ध्यान देने योग्य बात है, अमरावती स्तूप के कारण और कृष्णा नदी के तट पे है ये। अब अमरावती स्तूप के बारे में थोड़ी देखते हैं। धान्य कटक में स्थित सबसे प्रसिद्ध स्मारक है, महाचैत्य भी कहा जाता है। निर्माण काल सातवाहन काल में हुआ था, 2वीं सदी से 3री सदी, यानी 200 AD से 300 AD।